नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं हमारा नया टॉपिक लेकर। इस टॉपिक का नाम है पार्ट ऑफ स्पीच। हमने पार्ट ऑफ स्पीच ही शुरू क्यों किया, इसका मैं कारण बता देता हूं। हमने सबसे पहले डिटरमिनर्स किया था। आपको डेफिनेशन में मैंने बताया था कि डिटरमिनर्स का काम केवल नाउन को आइडेंटिफाई करना ही होता है, आप भी समझ गए। फिर हमने उसके बाद अगला जो टॉपिक था, हमने जो है वो प्रेपोजिशन किया, क्योंकि एक वाक्य में एक से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन आ सकते हैं, तो उनको आपस में जोड़े कैसे। फिर यार दिमाग में आया कि अपने नाउन प्रोनाउन जोड़ना तो बता दिया, हमने डिटरमिनर्स का प्रयोग करके हमने नाउन को डिफाइन करना बता दिया, लेकिन शायद हमने ये नहीं बताया कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। तो फिर वो महत्वपूर्ण टॉपिक करने के बाद हमने डिटरमिनर्स करने का निश्चय किया। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। इससे पहले उन सभी मित्रों को धन्यवाद जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, और जिन्होंने नहीं किया वो कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस का लिंक मिल सके। क्योंकि अब तक तो हम केवल उतना ही पढ़ रहे थे जितना मैं आवश्यक, लेकिन अब आगे हम स्कूल के साथ साथ हम लोग आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो बच्चों मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको आपके कंपटीशन एग्जाम की कोरोना वायरस के इस दौर के अंदर घर बैठे पूर्ण तैयारी करवाऊंगा, और हर चीज को मैं लिखकर बोलूंगा। लिखकर बोलने से क्या होगा कि अगर आप मेरी बात को ध्यान से नहीं सुने, आप ध्यान भटकते तो आपका सामने स्क्रीन पर ध्यान रहेगा, तो आप काफी हद तक समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो मैंने आपके लिए स्क्रीन पर लिखा भी है। चलो शुरू करते हैं। आप हमेशा जानते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने, अगर आपको मैं पार्ट ऑफ स्पीच करवाऊं या टीचर क्लास में कराता तो सबसे पहले ये था पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो ऐसे टॉपिक्स है जिनके बिना आपकी इंग्लिश ग्रामर पूरी नहीं हो सकती, है ना। तो जनरली टीचर स्टार्ट करता ये बताता है कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं, पर मित्रों मेरे किसी एक मित्र ने मुझे बताया था कि कोई भी ऐसा एक सेंटेंस नहीं है जिसके अंदर आर्टिकल्स न आते हों। बहुत रेयर केसेस में ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं आपको। तो क्या है कि मैं यहाँ पर आर्टिकल्स को भी इसमें पार्ट ऑफ स्पीच शामिल कर रहा हूँ। तो मैं पार्ट ऑफ स्पीच में इनको शामिल करते हुए मैं बताऊंगा कि ये पार्ट ऑफ स्पीच 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9। आर्टिकल्स का प्रयोग पहले कर चुके तो करने दोबारा करने की जरूरत नहीं है, पर मैं इनको 9 मानता हूँ। ये बात मैंने आपके लिए लिखी भी है कि जनरली इट इज सेड दैट देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 8 क्या होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, बट समवेयर दे हैव आल्सो बीन एक्सेप्टेड। हाँ, कई ग्रामरियन ने इनको 9 भी स्वीकार किया है। और अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर किसी टीचर से पूछो, किसी दोस्त से पूछे, तो पार्ट ऑफ स्पीच पता है क्या होता है, लेकिन नाम याद नहीं आते। तो नाम याद रखने के लिए एक छोटा सा फार्मूला खोजा गया है। मैं इसको बोलूंगा नापा वापसी। नापा वापसी, नापा का मतलब मापना, नापना, नापना यानी मेजर, और वापसी का मतलब वापस लौटना यानी रिटर्न। द टर्म नापा वापसी हैज टू बी केप्ट इन माइंड। कहता है कि जो टर्म है नापा वापसी, उसको हमेशा आपको अपने क्या रखना है? दिमाग में रखना है ना। तो हमेशा अपने दिमाग रखो जब भी आप टॉपिक करने बैठो। क्यों? कि इट विल हेल्प अस रिकॉल द मेन टाइम एनीवेयर। क्योंकि अगर ये शब्द आपके दिमाग में रहेगा तो कभी भी किसी भी समय आप क्या कर सकते हो? इनको रिकॉल कर सकते हो, याद कर सकते हो। क्योंकि कुछ जो ग्रामर की किताबें हैं उसमें आर्टिकल्स को भी क्या कर दिया गया है? इसके अंदर जोड़ दिया गया है। दे कंसीडर देम आइदर डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव। कुछ लोग आर्टिकल्स को डिटरमिनर्स बोलते हैं, कुछ लोग आर्टिकल्स को जो है वो क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव भी बोल देते हैं। बट दे रिपोर्टेड इन द लैंग्वेज सो मच। लेकिन आप सभी, मैंने आपको बताया ना कि आर्टिकल्स के बिना वो सेंटेंस पूरा नहीं होता है। रेयर केसेस में होता है ऐसा, है ना, जब कोई सेंटेंस में आर्टिकल नहीं आता हो। तो मेरा ये बिल्कुल स्ट्रांगली मेरा ये मानना है कि आर्टिकल्स इस बात के कदर है कि हमें उन्हें पार्ट ऑफ स्पीच में शामिल करना ही चाहिए, है ना। उनको पार्ट ऑफ स्पीच में काउंट हमें करना ही चाहिए, है ना। एनी इंग्लिश वर्ड मस्ट बी आउट ऑफ दिस 9। यानी कि आप अच्छे से जानते हैं कि आप कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, लेकिन इन 9 जो पार्ट ऑफ स्पीच है इनसे बाहर शायद कोई शब्द होता नहीं सेंटेंस के अंदर, इन 9 के अलावा हर शब्द इन 9 के अंदर आपको मिल जाएगा। तो अपने अच्छे से समझ गए होंगे कि इन 9 चीजों के अलावा सेंटेंस के अंदर कुछ भी नहीं होता। सेंटेंस इन 9 से ही मिलकर बना होता है ना। तो कहते हैं कि
इन नो से बना होता है कि देयरफॉर टू नो इंग्लिश, और इंग्लिश जानने के लिए, अगर आप अंग्रेजी जानना चाहते हैं, इट इज मस्ट टू नो एंड अंडरस्टैंड दीज 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हमें अवश्य ही इन 9 पार्ट ऑफ स्पीच को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमें 9 पार्ट ऑफ स्पीच को समझना पड़ेगा। अगर आपने इनको नहीं समझने का प्रयास किया तो शायद आपको इंग्लिश समझ नहीं आएगी, या हमारा जो मकसद है अंग्रेजी सीखने का वो शायद कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इफ यू आर स्कूल गोइंग स्टूडेंट, यदि आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, यू शुड आल्सो लर्न दियर डेफिनेशंस एंड काइंड्स। स्कूल में तो अपने डेफिनेशन और काइंड्स के काम में आते हैं। पूछते हैं ना टीचर खड़ा हो गया, बेटा संज्ञा की परिभाषा बता, है ना, सर्वनाम परिभाषा बता। आते टीचर हिंदी वाले भी लग जाते हैं, अंग्रेजी वाले भी लग जाते हैं, नाउन प्रोनाउन परिभाषा बताइए भाई, है ना। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, लेकिन एक बात कहूं बच्चों, स्कूल के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमें डेफिनेशन की आवश्यकता नहीं है, प्रकारों की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल उन स्थानों की जरूरत है जहां पर हम इनका सही सही उपयोग कर पाए। एंड जस्ट टू लर्न स्पीकिंग देयर इज नो नीड टू नो दैम एट ऑल। यदि आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो शायद हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। तो प्रश्न उठता है क्यों, किस लिए भाई हमें आवश्यकता क्यों नहीं है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, और हाँ, आपके जो लर्निंग स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग के प्रश्न उठना भी चाहिए। द आंसर इज दैट, जो मैंने लिखा, जो मैं बोल रहा हूं वो मैंने लिखा भी है, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं बच्चों, जब भारत में कोई बच्चा पैदा होता है और अपने मदर टंग सीखता है तो उसको संज्ञा सर्वनाम विशेषण की जरूरत नहीं होती है। वो अपने बड़ों को बोलता देख के उनको कॉपी करके वो बोलना सीख जाता है। पापा, मम्मी, है ना, माँ, दादा, काका, ये बोलना सीखता है। उसको पता है कि नाउन है कि प्रोनाउन है, वह है, यह है, वो बोलना सीख जाता है ना। उसी तरह से जब अंग्रेज पैदा होता है, कोई भी इंग्लिश बच्चा पैदा होता है, तो उसको वहां पे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव नहीं सिखाए जाते, क्योंकि उसकी मदर टंग है, वो जनरली सीख जाता है। उपयोग करना कभी गलत करेगा, कभी सीख लेगा, लेकिन जैसे अनुभव बढ़ेगा वो करना सीख जाएगा। इसी बात को मैंने यहाँ लिख दिया आपके लिए कि द आंसर इज दैट व्हेन वी लर्न स्पीकिंग हिंदी, जब हमने हिंदी पढ़ना या हमने बोलना सीखा था, वी डिडंट फर्स्ट लर्न संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इत्यादि। हमने ये नहीं सीखे थे। वी जस्ट स्पोक मोर और लेस, हमने या तो कम बोला या ज्यादा बोला, राइट और रॉन्ग, कई बार गलत बोला, कई बार सही बोला, बट वी स्पोक इन रूटीन, लेकिन हम रूटीन में बोले। वी लिसन्ड अदर एंड इमिटेड देम, हम दूसरों को सुना, उनकी नकल की। एट लास्ट वी बिकेम एक कंप्लीट स्पीकर, और अंत में क्या बन गए, एक पूर्ण वक्ता बन गए, लोगों को इमिटेट करके, नकल करके। 4-5 साल का बच्चा लगभग आप जानते हैं बोलना सीख ही जाता है। एज वी नो दैट एवरी लैंग्वेज हैज टू आस्क, आप अच्छे जानते हैं हर भाषा को सीखने के लिए 2 काम करने पड़ेंगे आपको। पहला काम लिसनिंग स्पीकिंग, पहला काम तो सुनना पड़ेगा और सुनकर आप बोले, कि जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आप ढंग से बोल नहीं पाएंगे। दूसरा रीडिंग राइटिंग, कहता है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, जो प्राचीन समय में पता है कि हमारे यहाँ एजुकेशन केवल कुछ वर्गों तक ही सीमित थी, तो सबको शायद पढ़ने का अवसर नहीं मिलता था, तो वो लोग क्या करते थे, वो सुनते थे फिर बोलते थे, है ना। दूसरा एस्पेक्ट है रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ना और लिखना। यह एस्पेक्ट शायद हमारे भूतकाल में नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में है। आपके दादा, हमारे दादा दादी वगैरह है और है, शायद इनको रीडिंग और राइटिंग का अवसर नहीं मिला, लेकिन उनको लिसनिंग और स्पीकिंग का अवसर अवश्य मिला है ना। कहता है कि देयर आर सो मेनी पीपल हु कैन अंडरस्टैंड एंड स्पीक। आप खुद जानते हैं कि बहुत से जो टूरिस्ट गाइड होते हैं, उनमें से ज्यादातर इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि उनको अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन सब आते हैं, लेकिन वो दूसरे से सुन सुनकर इतना अच्छे से वो उनकी भाषा बोल लेते हैं कि हमें लगता है यार ये तो बहुत ही पढ़ा लिखा होगा। तो उन्होंने जो काम किया वो क्या किया, केवल लिसनिंग एंड स्पीकिंग ही किया है। वो लिख नहीं सकते लेकिन बोल सकते हैं। There are so many people who can understand and speak language well. बहुत से लोग हैं जो भाषा को अच्छे से बोल सकते हैं, भाषा को अच्छे से सुन सकते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट। लेकिन उनको नहीं पता बच्चों, वो नहीं जानते कि कैसे पढ़ा लिखा जाता है ना। जैसे आपके दादाजी दादी जी हैं या घर में और बड़े हैं जिनको अंग्रेजी जिन्होंने नहीं पढ़ी, लेकिन आप अच्छे जानते हैं कि जब घड़ी में समय दे तो टाइम बोलते, बेटा टाइम का ही हुआ है। तो ये चीजें आप, टाइम क्या हुआ है हिंदी में भी बोलते हो लोग, है ना। तो टाइम वर्ड तो अंग्रेजी का हुआ ना, तो वही बात है कि उन्होंने बोला है टाइम यानी कि समय को बोलते हैं, तो वो सीख गए। उन्होंने लिसन किया और बाद में क्या कर दिया, स्पीक कर दिया, है ना। हमारे जो ग्रैंड मदर्स थे, ग्रैंड फादर्स थे, वो शायद पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, दे आर नॉट लिटरेट, पढ़े लिखे नहीं थे,
कहते हैं ना पढ़ा लिखा कौन है जी, बट दे आर गुड लिसनर्स, लेकिन अच्छे श्रोता थे, और अच्छे श्रोता ही जान रखना बच्चों अच्छा वक्ता होता है। चलिए इस बात को यही छोड़ते हैं अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो हम पाएंगे कि पढ़ना लिखना और सुनना और बोलना, ये तो हमारे दो पहलू हो गए। हमें इन दोनों पहलुओं पर वर्तमान समय में ध्यान देने की जरूरत है। प्राचीन समय में काम चलेगा पर अब काम नहीं चलेगा। एनीवे, नाउ लेट्स मूव टू द फैमिली ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच। चलो अब हम इस परिवार की तरफ बढ़ते हैं। काफी बातें हो गई। इन दिस फैमिली देर आर 9 मेंबर्स। इस परिवार में 9 लोग हैं। दे हैव डिफरेंट नेचर, उनका स्वभाव अलग है, डिफरेंट कैरेक्टर, सबके चरित्र अलग हैं, एंड डिफरेंट आइडेंटिटी, सबकी पहचान भी अलग है। वही अपने परिवार की बात है, अपने परिवार में अनेक लोग हैं लेकिन सबका कैरेक्टर, सबका नेचर अलग अलग ही होता है। तो हम इस जो नापा वापसी है इसके एक परिवार ही तो मान लेते हैं, तो सबका नेचर, सबका यूजेज सब अलग अलग है, बट डजंट मीन दैट दे आर रिजिड नेचर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनका स्वभाव इतना कठोर है कि हम इनको थोड़ा बहुत बदल भी नहीं सकते। दे चेंज द आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू प्लेस। हाँ, स्थान के अनुसार, समय के अनुसार इनके आइडेंटिटी में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। द सेम वर्ड कैन बी यूज्ड एज नाउन, क्योंकि आप अच्छे जानते हैं कि एक ही शब्द को नाउन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे उसी शब्द को हम एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, एडजेक्टिव रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कहता है कि अपने नेचर पे रिजिड नहीं है, कठोर नहीं है कि आप इसको बदल नहीं सकते, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, ये परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनशील है तो हमारे लिए थोड़ा इजी रहता है, लेकिन थोड़ा ये हार्ड मैटर भी बन जाता है यार कि एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे, एडवर्ब कैसे बनाएंगे, एडवर्ब को नाउन कैसे बनाएंगे। चलिए वो टॉपिक हम वर्ड फॉर्मेशन में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक जो वर्ड फॉर्म पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक रहेगा वर्ड फॉर्मेशन, उसके अंदर आपको ये बताऊंगा कि हम इनको चेंज कैसे करें। तो आप अच्छे जानते हैं कि अभी मैंने आपको बता दिया कि हमारे लिए सीखना, नापा वापसी को सीखना बहुत जरूरी है। तो नापा वापसी का यूज तो हम सेंटेंस में करते हैं। मैंने बताया कि कोई भी सेंटेंस इसके बिना हो नहीं सकता। तो चलिए पहले वाक्य को सीखते हैं। आप अच्छे जानते हैं कि वाक्य क्या होता है। वाक्य के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक तो सब्जेक्ट होता है और एक प्रिडिकेट होता है। यानी कि सब्जेक्ट जिसके बारे में वाक्य बोला गया है और प्रिडिकेट कर्ता के बारे में जो कुछ बोला गया है ना। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस कैसे बनते हैं। द वर्ड्स इन प्रॉपर सिक्वेंस एंड फुल सेंस कंस्ट्रक्टेड सेंटेंस। आप अच्छे जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस तब होता है, बनता है जब उसके अंदर सारे ही शामिल हो, उसके अंदर पूरे नापा वापसी यानी कि हमारे पार्ट ऑफ स्पीच शामिल हो, है ना। दूसरा सीक्वेंस का, मैंने जब पहले दिन क्लास शुरू की था ना, जब मैं सब्जेक्ट के बारे में बता रहा था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि हमें सेंटेंस करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरत है शब्दों का, जो शब्द सेंटेंस के होते हैं उससे ढंग से अरेंज करना। और अरेंज हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अनुसार ही करते हैं। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है ना। तो हमें इसके लिए किसकी फुल सेंस की जरूरत है और सीक्वेंस की जरूरत है। हमें कोई भी सेंटेंस कंप्लीट तब होगा जब क्रमबद्ध होगा और उसका कोई सही क्या निकलेगा, अर्थ निकलेगा, है ना। ये 2 चीजें सबसे जरूरी है, एक तो उसका सीक्वेंस, दूसरा उसका सेंस। अब सीक्वेंस का मतलब पहले सब्जेक्ट हो, फिर वर्ब हो, फिर ऑब्जेक्ट हो, है ना। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा गया, बताइए सेंटेंस है क्या? माई इज माई फादर फार्मर। मैंने ये सेंटेंस लिखा, क्या ये सेंटेंस है? बच्चों आप अच्छे से जानते हैं कि ये सेंटेंस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि माई इज माई फादर फार्मर, क्योंकि इसके अंदर सीक्वेंस नहीं है। ये जंबल वर्ड्स तो हो सकते हैं, है ना। जैसे हमारी छोटी क्लास में जंबल वर्ड्स आते हैं कि इनको रीअरेंज करके लिखिए, ये जंबल वर्ड्स होते हैं पर सेंटेंस नहीं था क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। और जब इनका अर्थ ही नहीं निकलता तो आप अच्छे जानते हैं कि ये सेंटेंस नहीं। उसके सेंटेंस के अंदर भी आपको स्टार्टिंग में बात की कि हमें किसकी जरूरत है, कर्म की जरूरत है, प्लस उसका सही अर्थ निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अर्थ नहीं निकलता। तो इज सेंटेंस, मैंने आपसे पूछा, आपने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके ना तो कर्मबद्ध है और ना इसका कोई निकलता है अर्थ। तो दीज आर ओनली जंबल वर्ड्स, है ना, टू फॉर्म ए सेंटेंस। तो हमें एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? वी टू पुट द वर्ड्स इन ए राइट ऑर्डर। हमें शब्दों को बिल्कुल सही सीक्वेंस में, सही क्रम में रखना पड़ेगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आप सेंटेंस किसी कीमत में बच्चों नहीं बना सकते। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो शब्द में जो चीजें बोलता जा रहा हूं आपके लिए मैंने स्क्रीन पे टाइप की हुई है, तो आपको
अगर मेरी आवाज में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी तो आप पढ़ भी सकते हैं, वहां से आप लाइन टू लाइन पढ़ सकते हैं। आप ये सोच सकते तो हमें लेसन की तरह पढ़ा रहे हैं। बच्चों कोई भी चीज को सीखने के लिए आपको अच्छे से पता है कि हमें उसको जानना बहुत जरूरी होता है। टू फॉर्म ए सेंटेंस वी पुट वर्ड्स इन राइट ऑर्डर, बता दिया आपको। द वर्ड्स ऑर्डर वेरीज फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज। और आप एक बात जानते हैं कि वर्ड जैसे अंग्रेजी में हमने बता दिया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो गया, हिंदी में ये कर्म चेंज होता है। हिंदी के अंदर पहले सब्जेक्ट आता है, आप अच्छे जानते हैं, और फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद कर्म आता है और फिर क्रिया आती है। क्रिया हिंदी वाक्यों में सबसे लास्ट में रहती है, कर्म हमेशा कर्ता के बाद रहता है। तो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग है। जैसे हिंदी रिटर्न लेफ्ट टू राइट, आपको पता है हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू रिटर्न राइट टू लेफ्ट। लेकिन उर्दू जो है वो उल्टी साइड से शुरू होती है और उसको सही, जैसे अपने इधर से शुरू करेंगे, है ना, हम उसको इधर से शुरू करेंगे और इधर लेके आएंगे। लेकिन ऐसा हम लोग अपने हिंदी भाषा में नहीं करते हैं बच्चों, है ना। हिंदी भाषा देवनागरी है और देवनागरी लिपि जो है वो कैसे लिखी जाती है आप अच्छे जानते हैं, वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। दूसरी भाषाओं की बात करें, उर्दू की बात कर ली हमने, रोमन की बात करें, रोमन इज रिटर्न अप टू डाउन। रोमन भाषा जो है ऊपर से नीचे क्यों लिखी जाती है। चाइनीज रिटर्न थ्रू सिंबल, चाइनीज भाषा में शब्द होते, अक्षर होते नहीं है, चाइनीज भाषा में क्या होता है, सिंबल होते हैं। नोट थ्रू लेटर्स, है ना, दिस सिंबल्स आर रिटर्न अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ लिखे जाते हैं, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ लिखे जाते हैं। प्रोग्रेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये लेफ्ट से राइट की तरफ क्या करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, है ना। वर्ब इज द सोल ऑफ सेंटेंस। आप ये भी जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस होता है उसके अंदर उसकी जो आत्मा होती है वो क्या होती है बच्चों, उसकी आत्मा जो होती है वो वर्ब होती है, क्रिया होती है। ए सेंटेंस कैन मेड विदाउट एनी अदर पार्ट ऑफ स्पीच बट नॉट विदाउट वर्ब। आप चाहते हैं कि को हम अगर सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी भी सेंटेंस के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच में से, तो वो सेंटेंस इम्पेरेटिव बन जाएगा, है ना, उसमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होगा जिसके अंदर वर्ब नहीं होती, वर्ब हर सेंटेंस के अंदर होती है। द स्मॉलर सेंटेंस जो है अंग्रेजी का वो क्या है, वो है गो। इट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। द लॉन्गेस्ट सेंटेंस इज मेड बाय यूजिंग नॉन फाइनेटिव वर्ब, और सबसे लंबा जो सेंटेंस है वो होता है जिसके नॉन फाइनेटिव वर्ब्स का यूज करके हम उसको कितना मर्जी लंबा बना सकते हैं बच्चों, है ना। तो सेंटेंस का एक अर्थ और भी निकलता है। आप जानते हैं कोर्ट के अंदर जो जज सजा देता है ना बच्चों, उसको भी सेंटेंस ही कहा जाता है। लेकिन उस सेंटेंस को सेंटेंस का सवाल देना नहीं है। एक जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दिया कि सेंटेंस का मतलब पनिशमेंट भी होता है। तो चलिए अब अपने आते हैं किसके ऊपर, सेंटेंस पता कर लिया, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस बता दिया कि शब्दों का सही क्रम और सही सार्थ, ऐसे शब्दों का सही क्रम जिसका सार्थक, जो सार्थ हो गया जिसका सही से अर्थ निकलता हो, सेंटेंस कहलाता है। जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और क्या हो, एक फाइनाइट वर्ब हो, है ना, तो वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। तो हमारे पास जनरली सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार है वो है सिंपल, असर्टिव, डिक्लेरेटिव एंड अफर्मेटिव। हम इसको सिंपल भी कह देते हैं, असर्टिव भी कह देते हैं, डिक्लेरेटिव भी कहते हैं और अफर्मेटिव भी बोलते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य भी बोल देते हैं। ए सिंपल सेंटेंस इज दैट इन विच यू डिक्लेयर, ऐसा सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर आप ये घोषणा करते हैं या आप स्वीकार करते हैं, है ना, कुछ। इट इज स्टेटमेंट, ये क्या होता है, कथन होता है। विच यू एग्री, जिससे आप कहते हैं सहमत होते हैं। सहमति होनी जरूरी होती है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस से असर्टिव या डिक्लेरेटिव बोलते हैं, जिससे आप सहमत हो जाएं। वी आर स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा वी आर स्टूडेंट, हाँ हम विद्यार्थी हैं, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया, हम स्वीकार करेंगे। या अफर्मेटिव, इसमें नोट का प्रयोग नहीं है, है ना, तो हम स्वीकार करते हैं कि हाँ हम स्टूडेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोल दिया, अफर्मेटिव बोल दिया। वी कम टू स्कूल, ये भी देखिए आप इसके अंदर भी देखिए, वी कम टू स्कूल, हम विद्यालय जाते हैं, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीजें हैं। और टीचर्स हमारे व्याकरण पढ़ाते हैं, इसमें भी तीनों चीजें हैं, सही सीक्वेंस है, सार्थक भी है, अर्थ भी निकलता है। तो ये क्या कहलाता है, आपका सेंटेंस कहलाता है ना। दूसरा जो टाइप है वो आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, लेकिन सिंपल सेंटेंस जो है उसको, उसके भी 2 पार्ट हो सकते हैं बच्चों। एक तो हो सकता है क्या, आप अच्छे जानते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है।
है ना। सिंपल सेंटेंस की पार्ट उससे नेगेटिव हो सकता है, इंटरजेक्टिव नेगेटिव हो सकता है, तो वो उसके सब पार्ट्स हो सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, इंटरजेक्टिव सेंटेंस। इंटरजेक्टिव का मतलब होता है बच्चों प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य जो हैं आपके अंग्रेजी में दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो। एक तो होता है उसको हम बोलते हैं यस या नो टाइप। क्या बोलते हैं बच्चों? यस या नो टाइप। यस या नो टाइप वो होते हैं वो जिनका ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर क्या निकलता है, हाँ या ना में ही निकलता है, उनको हम क्या बोलते हैं उनको हम यस या नो टाइप बोलते हैं। और दूसरे इंटरजेक्टिव वो होते हैं जो WH वर्ड टाइप कहलाते हैं, जिनके हम WH वर्ड का प्रयोग करते हैं। हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए करते हैं, है ना। हुम का प्रयोग भी हम व्यक्ति के लिए करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग करते हैं, है ना। और हुज का प्रयोग हम पॉजेसिव केस में करते हैं। तो इस प्रकार से 8-9 प्रकार के WH वर्ड्स होते हैं, तो WH टाइप कहलाते हैं। वो टेंस कराएंगे तब आपको डिटेल से बताया जाएगा। एन इंटरजेक्टिव सेंटेंस इज दैट which a question is asked in such sentence helping verb is used before the subject and the interrogative sign is put at the end। आप अच्छे समझ गए होंगे बात को कि जैसे मैंने कहा कि दो टाइप होते हैं, यस टाइप होता है और दूसरा क्या होता है, WH वर्ड होता है। और जब कोई भी प्रश्न जो यस टाइप यानी जो हेल्पिंग से शुरू होते हैं उनके अंत में क्या लिखा जाता है बच्चों? क्वेश्चन मार्क लिखा जाता है ना। ये इसकी पहचान है, WH वर्ड में क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देखिए, आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं अंग्रेजी सीखने के लिए? मैंने आपसे पूछा, आपने कहा यस सर वी आर एब्सोल्युटली रेडी, हम बिल्कुल क्या हैं, तैयार हैं। दूसरा देखिए, व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं बच्चों? बिल्कुल आपको बता दिया दो टाइप सेंटेंस हैं, एक तो क्या है यस और टाइप, दूसरा है WH वर्ड टाइप। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस का तीसरा प्रकार जो आता है इंपैरेटिव आता है। कौन सा था बच्चों? इंपैरेटिव। इंपैरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? इंपैरेटिव सेंटेंस अभी मैंने अब स्टार्ट बताया था कि दुनिया का सबसे छोटा वाक्य जो होता है वो था गो। गो किससे शुरू होता है? वर्ब की फर्स्ट हो। आगे कुछ था या नहीं, उसके साथ ऑब्जेक्ट था या नहीं, मुझे नहीं पता कि दुनिया का सबसे छोटा वाक्य बताता है। मेरे साथ से गो का मतलब जाना, तो जाओ, तो आपको सीधा आदेश मिल गया जाओ, तो उसके साथ हमें किसी आगे कोई और पार्ट ऑफ स्पीच की जरूरत नहीं पड़ी। जुड़ते तो दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस कहलाता है वो, जो सीधा वर्ब यूज होते हैं, जैसे गो जाओ, कम आओ, है ना। तो इंपैरेटिव पहचान, सबसे बड़ी पहचान क्या होती है बच्चों? इनकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वर्ब के फर्स्ट हों से क्या होते हैं, शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं बच्चों? वर्ब की फर्स्ट हों से शुरू होते हैं, है ना। ये इनकी क्या होती है, सबसे बड़ी पहचान ही इनकी यही होती है। तो पढ़ देते हैं इसकी डेफिनेशन। एन इंपैरेटिव सेंटेंस इज दैट in which there is an order, request, suggestion, जिसके अंदर ये आज्ञा भी हो या प्रार्थना हो, सुझाव। दे आर mainly used direct speech for giving instruction, यानी कि ऐसे जिनका हम इंस्ट्रक्शंस देने के लिए डायरेक्ट यूज करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं, वो इंपैरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, है ना। जैसे जनरली आप लोग इस प्रकार के वाक्यों को पब्लिक प्लेसेस पे देखते हैं, ट्रकों के पीछे लिखते हैं। जैसे आपने एक सेंटेंस देखा होगा, ट्रक जब चल रहा होता है कि ब्लो हॉर्न, हॉर्न बजाइए, है ना। तो बोलो क्या इंपैरेटिव सेंटेंस है, इंस्ट्रक्शन दिया कि आप क्या करें, पीछे आ रहे हैं तो आप हॉर्न दे दीजिए, है ना। जैसे नो स्मोकिंग आपने लिखा हो, देखा होगा कई दीवार के ऊपर, नो धूम्रपान वर्जित है। कई जगह आपने देखा डोंट वेस्ट वाटर, पानी को बचाइए, जल तो वैसे बहुत कीमती है बच्चों, यूज नहीं। अक्सर आजकल स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो सड़कों पे जगह जगह पे क्या लिखे हुए हैं, आप अच्छे जानते हैं क्या लिखा, जगह जगह पे डस्टबिन रखे हैं, तो उसके ऊपर लिखा, डस्टबिन पर क्या लिखा, यूज मेरा उपयोग करें आप। नो पार्किंग, गाड़ी की पार्किंग करने की जगह नो पार्किंग, ये सब इंपैरेटिव सेंटेंस है। ओपन क्लास में टीचर घुसा है, अरे किताबें खोलो। किताबें खोलने का मतलब क्या होता है, आप अच्छे जानते हैं। इंपैरेटिव सेंटेंस, किताब खोल भाई, है ना। तो इस प्रकार से ब्रिंग ए डस्ट, टीचर क्लास में घुसते बोलता है भाई डस्ट ले गए, तो ये सब आदेश ही मिला आपको, तो ये सब क्या कहलाता है, इंपैरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इनमें रिक्वेस्ट भी होती है, इसमें ऑर्डर भी होता है ना, इसके अंदर सजेशन भी होते हैं। चौथा जो प्रकार का सेंटेंस आता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का मतलब ऐसे सेंटेंस होते हैं ऐसे होता है जिनको बोलते समय या ऐसी चीजें जिनको बोलते समय हमारी आंखों में पुतलियां फैल जाए, या आप अच्छे जानते हैं, या आंखों की पुतलियां खोल जाए, या हमारा मन आश्चर्य से भर जाए या दुख से भर जाए, है ना, वो क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं बच्चों। जैसे
आप देखो, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, आपने देखा आपके पुतलियां फैल गई। यानी कि वो क्या कहलाते हैं, एक्सट्रीमिटी। ऐसे चीजें, ऐसी वस्तुएं, ऐसा स्थान देखकर जिनको देखकर हमारा मन खुशी से भर जाए, या हमारा मन दिलानी से भर जाए, या हमारा मन उछलने लगे, है ना, हम अलग अलग भावनाएं पैदा होती है, वो सारे एक्सट्रीमिटी सेंटेंस कहलाते हैं। यानी कि विस्मय से हमारी आंखें फटी की फटी रह जाए। जैसे आपने देखा होगा सड़क के किनारे पर एक कुत्ता मरा दिखता है तो अपने करते ना अल्लाह, तो अल्लाह के आगे क्या लिखा होता है, साइन एक्सक्लेमेशन लगा होता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की ये पहचान है कि इसके अंदर सबसे बड़ी पहचान जो इसकी क्या है, ये जो सिंबल जो मैंने अभी बनाया, ये सिंबल इसकी क्या है, सबसे बड़ी पहचान है ना। तो टू स्पीक आउट समथिंग सडनली, हर्टिली और इन अ फिट ऑफ इमोशन, इट इज a forceful version of declarative sentence which conveys excitement। आगे आप बता दें, विश्व में आता है इसमें, it ends with sign of sign, ये भी बता दिया आपको, एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया। तो ये जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आप और देख लीजिए। व्हाट ए कार, व्हाट ए कार इट इज, क्या शानदार कार है ना। हाउ डिलीशियस स्ट्रॉबेरीज आर, हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, मे यू लिव लॉन्ग, हाउ डिस्गस्टिंग हॉरिबल इट इज। तो ये सारे वाक्यों के अंत में आप देख रहे होंगे साइन एक्शन लगा हुआ है, ये विश्व में पैदा करने वाले वाक्य हैं। ये सेंटेंस खत्म हो गए। तो हमारा जो स्टार्टिंग जो पॉइंट था पार्ट ऑफ स्पीच का, ये पहला हिस्सा है। इसके बाद हम नाउन को शुरू करेंगे। किसको शुरू करेंगे बच्चों? नाउन को। तो पहले हिस्से के अंदर ये है। अब अगला निकाल लेते हैं हम लोग, नाउन। चलिए बच्चों बताइए नाउन क्या होता है। चलिए इसकी जर्नी के लिए मैं एक थोड़ा कुछ बोलना चाहूंगा। मेरे को याद आता है कि एक बार क्लास के अंदर मैं घुसा, 9th क्लास की बात है, जो शुरू किया था इस साल शुरू में कोरोना वायरस से पहले। तो बच्चों ने कहा सर आज हमें नाउन पढ़ाइए। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन मैंने कहा भी मेरी एक शर्त है। क्या? मैंने कहा आप इनको नाउन नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने पूछा सर क्या बोलोगे? मैंने कहा नेम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेम बोलेंगे। तो नेम, हाँ। तो क्यों कि नेम हम इसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि आप इस दुनिया में शायद ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसका कोई नाम ना हो। तो मैंने इस चीज को एग्जाम्पल देने के लिए बच्चे उठा क्या, मैंने कहा बेटा खड़ा हो, है ना, बता मुझे आप ऐसी चीज बताओ इस दुनिया में जिसका नाम न हो। बच्चा काफी देर तक सोचता रहा, और जब मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया था तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि नाउन क्या होता है, नाउन आपको बताया था उस समय। तो बच्चे ने कहा सर नहीं, ऐसा तो कोई शब्द नहीं है कि जिसका नाम न हो। हर वस्तु, चाहे वो क्या है, विजिबल है, चाहे वो इनविजिबल है ना, चाहे वो फेल्ट है ना, तो नाम तो है, नाम तो है। नाम के बिना तो कोई शब्द है ही नहीं, यानी कि कोई नाउन है ही नहीं, कोई नेम है नहीं। तो मैंने कहा बच्चों हम इसको आज के बाद नाउन नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? नेम बोलेंगे। तो नाउन की सही डेफिनेशन क्या है? आ नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड अ नाउन। नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है ना। नाम ही पहचान है। जैसे आसमान से कोई गिरा, जमीन पर पड़ा, पड़ते ही हमने ब्राह्मण को बुलाया और नामकरण कर दिया, या मौलवी क्यों बुलाया, नामकरण कर दिया, या हम पादरी के पास गए, नामकरण कर दिया, या हम गुरु द्वारे में गए, नामकरण कर दिया। नाम सबसे पहले अगर हमारा जन्म लेते ही पृथ्वी पे में दिया जाता है तो क्या दिया जाता है? केवल एक नाम दिया जाता है कि ये तेरी पहचान है ना। वो पहचान हमारे साथ जिंदगी में चिपकी रहती है कि तेरा ये नाम है, तेरे को इस नाम से जाना जाएगा, है ना। वो हमारी पहचान होती है। तो आपको ये तो आइडेंटिफाई हो गया, ये मैंने बता दिया। ये मेरे साथ क्लास में इंसिडेंट हुआ तो आपको मैंने बता दिया कि मैं इसको नेम बोलूंगा, नाउन नहीं बोलूंगा। चलिए देखते हैं नाउन की डेफिनेशन से पहले हम नाउन शब्द जो है इसका ओरिजिन देख लेते हैं। इन ग्रामर अ नेम वर्ड दैट डिनोट्स ए थिंग
है ना। इन ग्रामर ए नेम वर्ड दैट डिनोट्स ए थिंग मैटेरियल और इमैटेरियल। तो कहता है कि ग्रामर में जो नाम है वह शब्द है, वह एक वस्तु को इंगित करता है। किसको डिनोट करता है बच्चों? एक वस्तु को इंगित करता है। किसको इंगित करता है? एक वस्तु को, है ना, जो या तो क्या होगी, पदार्थ होगी या अपदार्थ होगी। यानी कि आप जानते हैं पूरी दुनिया किससे बनी हुई है? पदार्थ से बनी हुई है, अणु से बनी हुई है ना। तो अगर इस दुनिया में कोई चीज है या तो मेटीरियलिस्टिक है या इमेटीरियलिस्टिक है। तो कहता है कि जो नेम है वो आया कौन सी सदी में, ये जानना जरूरी है ना। यहाँ पर ये जानना क्या है, जरूरी है। देखते हैं आगे। कहता है कि 14th सेंचुरी में ये शब्द आया था फ्रॉम एंग्लो फ्रेंच नाउन नेम, यानी कि नाउन, जिसको हम नाउन कहते हैं। ये सबसे पहले जो शब्द आया था वो एंग्लो फ्रेंच नाउन आया, और फिर हम इसको ओल्ड फ्रेंच नोम से भी ले लेते हैं। नोम मॉडर्न फ्रेंच नोम से ही संबंधित है। वहां से इसको लैटिन शब्द जो नोमेन है, नोमेन से इसको हमने ले लिया, और जिसका अर्थ भी क्या होता है, नेम और नाउन होता है। फ्रॉम पी रूट नो मैन मतलब नेम, और ओल्ड इंग्लिश यूज्ड नेम टू मीन नाउन, और हम बाद में पुरानी अंग्रेजी ने नेम को ही क्या कह दिया, नाउन कह दिया। तो इन ओल्ड यूज आल्सो इंक्लूडिंग एडजेक्टिव एज नाउन एडजेक्टिव रिलेटेड नॉनल, यानी कि पुराने समय में हमने नाउन के साथ क्या यूज किया था, एडजेक्टिव का यूज किया था, और जिसको हम नाउनल, जो नाउन एडजेक्टिव था उसको हमने किस नाम से पुकारा था, नॉनल के नाम से पुकारा था। तो मैं सिंपल, ये तो इसका ओरिजिन था कि आपको बता दिया। ओरिजिन ये था कि लैटिन वर्ड नोमेन से आया जिसका अर्थ नेम होता है, फिर एंग्लो नोमेन फ्रेंच से आया जिसका नाउन होता है। बाद में हमारे पुराने अंग्रेजी के जो ग्रामरियन थे उन्होंने इसको नाउन के रूप में अपना लिया। इसकी डेफिनेशन, नाउन मतलब जो नाम होता है कोई भी। एवरीथिंग इज इन दिस यूनिवर्स हैज नेम एंड दैट नेम इज कॉल्ड नाउन। इस दुनिया में जो कुछ भी है वो बच्चों केवल नाम है, नाम के अलावा कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो केवल नाम है। ध्यान रखना इस चीज को, है ना। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ लेते हैं। तो आपको ये बताया बच्चों कि जो नाउन शब्द है, आपको ये बताया कि आपका लैटिन शब्द नोमेन से आया। किससे आया? नोमेन, जिसका अर्थ क्या होता है, नेम होता है। ये आपको बता दिया मैंने आपको। और आपको ये भी बता दिया कि ये फ्रेंच शब्द जो है नोम था, जिसका अर्थ भी क्या है, नेम लिया गया। मॉडर्न एज में भी नोम ही बोलते हैं फ्रेंच में, है ना। उसके बाद इसको हमारे पुराने अंग्रेजी के ग्रामरियन ने इसको किसके में नाउन में रूप में बना लिया, क्योंकि हम पुरानी अंग्रेजी में देखते हैं तो नाउन जो नाउन एडजेक्टिव होता है सो नॉन के नाम से पुकारा गया है। तो आप ये बात समझ गए होंगे। तो मेरी नजर में इसकी जो डेफिनेशन है वो सीधा यह है कि अ नेमिंग वर्ड, है ना। तो इसकी डेफिनेशन मैंने ये दी आपके सामने। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स हैज ए नेम एंड दैट नेम इज कॉल्ड नाउन। इस यूनिवर्स में जो भी वस्तु है, जो क्रियाशील है, अक्रियाशील है, सजीव है, निर्जीव है, चल है, अचल है, कुछ भी है, वो उसका नाम तो हमने जरूर रखा है। हम उसी चीज को जानते हैं जिसका नाम है, जिसका नाम नहीं हम उसको जानते तक नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका ओरिजिन बता दिया, इसकी डेफिनेशन बता दी कि आ नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। आपको ये बता दिया गया है ना कि आ नेमिंग वर्ड। तो नाउन की सिंपल डेफिनेशन क्या है? कोई भी नाम क्या है? संज्ञा है ना। ऑफन अ नाउन विल बी, अब कुछ इसकी विशेषता है बच्चों नाउन की, है ना। कहता है ऑफन अ नाउन विल बी द नेम ऑफ समथिंग वी कैन टच। हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक विजिबल, एक इनविजिबल, या जिसको कहते हैं फेल्ट ओनली, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, है ना। तो विजिबल चीज और दूसरी क्या होगी, जिनको केवल हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो कहता है ऑफन ए नाउन विल बी द नेम ऑफ समथिंग वी कैन टच, जिनको टच कर सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, विजिबल। जैसे एक लाइन को टच कर सकते हैं, केक है, कंप्यूटर है, पेन है, कॉपी है, ये सब क्या है, विजिबल है, जिनको हम देख सकते हैं, प्लस हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, टच, है ना, टच कर सकते हैं हम, है ना। वो क्या कहलाता है, पहला पार्ट कि नाउन एक तो विजिबल हो गया, बट समटाइम नाउन विल बी द नेम ऑफ समथिंग वी कांट टच। कई बार नाउन वो भी टच नहीं कर सकते, जैसे जिनको केवल महसूस ही कर सकते हैं, उनको हम फीलिंग्स कह सकते हैं, है ना। उसको हम एक्शन कह सकते हैं, हम उसको क्वालिटी कह सकते हैं, स्टेट कह सकते हैं।
तो सिंपल भाषा में आप कहें तो इसको 4 चीजों में लिख सकते हैं, FAQS। एफ का मतलब आपको पता चल गया, फीलिंग्स, है ना, यानी कि भावनाएं जिनको हम टच नहीं कर सकते। दूसरा वर्ड एक्शन, कार्य, है ना, कार्यों को किया जा सकता है बट टच थोड़ी किया जा सकता है। क्वालिटी, जो गुण होते हैं, गुणों को महसूस किया जा सकता है, ओनली फील, है ना। स्टेट, और ये होती है स्थिति, है ना। तो एग्जाम्पल में फीलिंग्स जैसे हैप्पीनेस, खुशी की फीलिंग है। एक्शन, लाफ, लाफ से क्या बना, लाफ्टर बना, क्रिया की, है ना। क्वालिटी, गुण, जैसे ब्रेव से क्या बना, ब्रेवरी बना, ये हमारा गुण हो सकता है। और स्टेट, स्थिति, अब इसमें हम बात करेंगे, जैसे हम चाइल्डहुड है, बचपन है, बचपन एक स्थिति है, यूथ एक स्थिति है ना, आप अच्छे जानते हैं, बुढ़ापा भी एक स्थिति है। तो ये चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। तो चाइल्डहुड, है ना, जॉय, ये सब क्या है, आप समझ होंगे कि FAQS के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा हम नाउन को 2 कैटेगरीज में रख सकते हैं। पहली स्थिति जो हमने आपको बताई थी, विजिबल नाउन, जिनको हम टच कर सकते हैं, है ना, जिनको हम टच, याद रहे, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विजिबल या काउंटेबल नाउन कहलाते हैं, है ना। और दूसरा जो है वो है अनटचेबल नाउन, यानी कि जिनको केवल हम फील कर सकते हैं, केवल जिनको हम टच नहीं कर सकते। तो उसके अंतर्गत क्या, उसको हम सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल। इट ऑलवेज रिमेन सिंगुलर। और अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं हमेशा क्या रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं, जिसके अंतर्गत मेटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। लेकिन एक इसके अंदर मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा बच्चों, चेंज ये करना चाहूंगा कि जो आपका कंक्रीट, अब मैंने बताया ना, विजिबल को हम कंक्रीट भी बोलते हैं। कंक्रीट का मतलब ऐसे नाउन जो पदार्थ होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, वो विजिबल है। तो वो कंक्रीट के अंदर आपके जो मेटेरियल जो नाउन है, मेटेरियल नाउन को आप कई मेटेरियल नाउन के अंदर जो चीजें तो हम छू तो सकते ही है, देख सकते हैं। तो मेरी नजर के अंदर जो मेटेरियल नाउन है उसको हम, सिंगुलर तो वो रहता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं उसको कंक्रीट नाउन में शामिल करूंगा, क्योंकि वो फेल्ट ओनली नहीं है, हम उनको विजिबल भी तो, उनको देख भी तो सकते हैं ना। कईयों को मैंने देखा है कि वो मेटेरियल नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में शामिल कर देते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में केवल भाव, गुण यही होते हैं जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, है ना। उनको केवल हम क्वालिटीज होती है, हम जिसको केवल महसूस कर सकते हैं, या जिसके अंदर केवल क्या होती है, अवस्था होती है, या तो क्वालिटी होती है, अवस्था होती है ना। लेकिन मेटेरियल नाउन के अंदर तो गोल्ड, सिल्वर है, क्ले है, वुड है, और आप इन चीजों को देखेंगे तो ये तो क्या विजिबल है, इनको टच भी किया जा सकता है। तो इनको कॉन्क्रीट नाउन में यूज करना बेहतर रहेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बजाय, है ना। तो मैंने इसको समझाने के लिए थोड़ा सा आपके लिए इसका एक चार्ट भी बना दिया बच्चों, कि कंक्रीट नाउन के, इसमें कहा ना 2 भागों में डिवाइड हो जाएंगे नाउन सारे, वैसे नाउन के प्रकार आगे बताए जाएंगे आपको। तो कंक्रीट नाउन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, कंक्रीट के अंदर प्रोपर नाउन आ सकते हैं, कंक्रीट के अंदर कॉमन नाउन आ सकते हैं, कलेक्टिव नाउन आ सकते हैं, और मेटेरियल नाउन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेटेरियल नाउन के अंदर जो चीजें, मेटेरियल के अंदर भी 2 चीज आती है ना, तो जिनको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, वो चीजें इसमें शामिल है, तो वो सारी मेटेरियल नाउन भी कंक्रीट नाउन में आएगा। और दूसरा पार्ट जो इसका इनविजिबल जिसको कहा जाता है, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसको हम भाववाचक बोलते हैं, है ना। तो उसके अंदर पैशन, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, डार्कनेस, केमिस्ट्री, ये शब्द जो होते हैं तो केवल महसूस किया जा सकता है, तो इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट बोलेंगे। इस आधार पर मैं जो नाउन के 2 मैंने क्लासिफिकेशन किए थे, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, तो उन 5 दोनों क्लासिफिकेशन हो तो नाउन के 5 प्रकार बनते हैं। पहला बनता है प्रोपर नाउन, दूसरा बनता है कॉमन नाउन, तीसरा बनता है मेटेरियल नाउन, और चौथा बनता है कलेक्टिव नाउन, और 5वां एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन बच्चों मैंने यहाँ नाउन की जगह नेम लिखा है, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आपको पहले कह दिया कि मैं इसको क्या कहना पसंद करता हूँ, नेम, क्योंकि ये क्या है, कोई ना कोई वस्तु का नाम है। तो इसको नाउन ना बोल के हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, नेम बोलेंगे। चलिए अब आते हैं हम सबसे पहले प्रॉपर नाउन पे। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा हिंदी में इसको कहा जाता है, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम का बोध होता है वो क्या कहलाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मेरा नाम राजकुमार है, आपका नाम जैसे आरिफ है,
आपका नाम गरिमा है, आपका नाम दुर्गाक्षी है ना, राजस्थान है ना, एक स्टेट का नाम है ना, हरियाणा है। तो ये सब क्या कहलाएगा, यानी कि एक नाम दे दिया उसको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन दे दी हमने, है ना। तो वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक कहलाएगा, उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। इसका कोई सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं है, कोई इसका विकल्प होता ही नहीं है बच्चों। तो कहता है कि इसको अंग्रेजी ट्रांसलेशन, इसका अंग्रेजी डेफिनेशन इंग्लिश बोलने के बच्चों के लिए, द नेम ऑफ ए नाउन विच इज यूनिक इन इटसेल्फ इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, इट डजंट हैव एनी सब्स्टिट्यूट और अल्टरनेटिव। इसका ना तो कोई सब्स्टिट्यूट है, ना इसका कोई अल्टरनेटिव है। लाइक योर नेम, योर फादर्स नेम, कॉलोनी नेम, विलेज नेम, सिटी नेम, स्टेट नेम, ये सब क्या है, नाम है, इनका कोई विकल्प नहीं है। आपके बाप के नाम का कोई विकल्प नहीं, जैसे मेरे नाम का कोई विकल्प, मेरे बाप के नाम का कोई विकल्प नहीं, है ना। उसी प्रकार से आपके गांव के नाम का कोई विकल्प नहीं, आपके सिटी के नाम का कोई विकल्प नहीं, उसका दूसरा नाम नहीं कहा जा सकता। तो ऐसा जिनका कोई विकल्प नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, प्रॉपर कहलाते हैं, है ना। तो याद रहे, इनकी कुछ प्रॉपर कुछ विशेषताएं होती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इट ऑलवेज स्टार्ट, ये हमेशा, इट ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स एंड नॉट प्रेसिडेड बाय आर्टिकल्स लाइक ए एंड द। समझ में आ गई होगी बात कि प्रॉपर नाउन जो है, चाहे आपका नाम हो, चाहे हमारे पिताजी का नाम हो, चाहे माताजी का नाम हो, चाहे नगर का नाम हो, चाहे गांव का नाम हो, नाम का पहला अक्षर कब आता है, जब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, प्रॉपर नाउन होगा, तो इसका पहला अक्षर क्या आएगा, बड़ा आएगा। और एक बात बता दूं, ओमिशन ऑफ आर्टिकल में बताया था मैंने आपको कि हमारे नाम के साथ, व्यक्ति के नाम साथ, वस्तु के नाम साथ, इनके नाम के साथ, वस्तु के साथ आ जाता है, लेकिन व्यक्ति के नाम के साथ, राज्यों के नाम, नगरों के नाम के साथ, इनके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता है ना। तो एनडी का प्रयोग नहीं होगा प्रॉपर नाउन में। और इट कैन नॉट, है ना, इट कैंट बी मेड प्लूरल। और एक बात तो, आपका नाम, जैसे मान लो मेरा नाम राजकुमार है, तो मैं राजकुमार तो नहीं कर सकता ना, इसको, इसका प्लूरल तो नहीं बन सकता ना, पॉसिबल नहीं है ना। जैसे आपका नाम कपिल है, तो मैं इसको कपिल्स तो नहीं कह सकता ना, बहुत सारे कपिल तो नहीं कह सकता ना, इसका प्लूरल नहीं होता बच्चों, है ना। ये हमारी क्या होती है, यूनिक आइडेंटिटी होती है जिसका कोई प्लूरल नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और विशेषताएं देखते हैं इसकी। अब तो कहता है कि प्रत्येक जो भाषा होती है उसके कुछ विशेष प्रकार के उसके अंदर क्या होता है, प्रॉपर नाम होते ही होते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि हमारे केवल अंग्रेजी के अंदर ही व्यक्तिवाचक संज्ञा या हिंदी में ही है, और हर भाषा के अंदर क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती ही है ना। तो जब मोस्ट ऑफ इंडियन नेम्स हैव न्यूट्रल साउंड, कहता है हमारे भारतीयों के जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं, आसानी से लिए जाने नाम होते हैं, हम इजीली नाम लेते हैं, तो उनको न्यूट्रल साउंड वाले नेम्स बोला जाता है ना। दे डोंट मैच विद नेम्स इन फॉरेन, इसलिए शायद हमारे नाम यूनिक होते हैं, किसी विदेशियों के नाम से हमारे नाम नहीं मिलते। जैसे मोस्ट ऑफ द चाइनीज नेम हैव नेजल, अब आपने देखा चाइना, वैसे चाइना तो आजकल वैसे ही वेरिडिटी कम है इसकी, चाइनीज माली वीडियो कम ही होती है, तो इसलिए बेचारों को बोलना भी कम आता है, तो नाक से बोलते हैं। तो जाते नहीं कि कोई भी ना जो प्रॉपर नाउन हो उसमें चेक की साउंड जरूर होती है ना। चेक की साउंड जो बोला जाए, चाइना, चाय, है ना, चैंग, है ना, बीजिंग। तो इस प्रकार के शब्दों में आप देखेंगे ना तो नेजल साउंड मिलेगी, बीजिंग, तो नाक के अंदर आप ध्वनि पैदा होगी आपके, है ना। ये कुंग फू, तो आप देखेंगे कुंग फू बोलेंगे तो नाक से ध्वनि पैदा हो रही है ना। तो इनको नेजल साउंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, नेजल साउंड। इस प्रकार से कुछ और भी देशों की भाषा है, जैसे आपने देखे अरेबियन भाषा को हम ग्लोटल बोलते हैं, यानी ग्लोटल वो लैंग्वेज होती है जिसके अंदर क्या थोड़ा सा स्ट्रांगली मुंह भरकर जिसको बोला जाता है ना, वो कहलाती है। इसके अलावा जो केन्याई भाषा है और है, तो उसके अंदर भी इस प्रकार की चीजें आपको मिलेंगी नहीं। हर क्षेत्र भाषा जो है उसके अंदर कुछ विशेषता उसकी होती ही है बच्चों, है ना। हर भाषा के अंदर कोई विशेषता उसकी होती ही है। चलिए दूसरा पार्ट इसका आता है कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी प्राणी वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है वो क्या कहलाता है, कॉमन नाउन।
जैसे मैंने बोला अभी कि राजस्थान, जैसे मैंने बोला उत्तर प्रदेश, जैसे मैंने बोला दिल्ली, हरियाणा, ये नाम जो थे वो प्रॉपर थे, लेकिन ये सब क्या थे? स्टेट। तो स्टेट शब्द जो है वो क्या हो गया? कॉमन हो गया, है ना। तो स्टेट तो कॉमन हो गया, लेकिन आप समझ गए होंगे स्टेट शब्द जो है वो कॉमन है, स्टेट के जो नेम है वो प्रॉपर है। तो द नेम दैट कैन बी अप्लाई टू एवरीथिंग ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड कॉमन नाउन। आगे बात समझने, अभी वे जो नाम बोले थे वो सब स्टेट्स के नाम थे, वो प्रॉपर नाउन थे, लेकिन इन सबको हमने क्या बोला? स्टेट ही तो बोला। तो स्टेट जो है वो क्या कहलाता है? स्टेट शब्द क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है ना। नागौर, जयपुर, भिवानी, श्रीगंगा, ये सब क्या है? ये भी तो प्रॉपर है, लेकिन ये सब क्या है? जिले है। तो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट क्या हो गया? डिस्ट्रिक्ट, आप समझ रहे होंगे डिस्ट्रिक्ट क्या है? डिस्ट्रिक्ट क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। तो बच्चों इसकी लिस्ट मैंने आपको दी है प्रॉपर कॉमन और प्रॉपर नाउन की। जैसे आप जानते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ नाम यूज किए हैं, जैसे विक्टर ह्यूज, वर्ल्ड डिज्नी, ये सब किसके नाम है? मैन के नाम, व्यक्ति के नाम। तो यहाँ पे कॉमन नाउन क्या होगा? मैन। प्रॉपर नाउन जो उनके व्यक्तियों के नाम मैंने जो पढ़े अभी, मैंने जैसे मेरा नाम बताया था, आपका नाम बताया था, है ना। उस प्रकार से जैसे माउंट क्लिमेंजरो किसका नाम है? माउंटेन का नाम है। ओशन में आपने नाम देखा तो ये आपको पता चलेगा होगा ओशन क्या है ना। ये ओशन का नाम, ये जो ओशन शब्द है वो कॉमन है, ये जो नेम रख दिया वो प्रॉपर हो गया। इसी प्रकार से स्टेट हो गया, है ना, कंट्री हो गया, बिल्डिंग हो गया, है ना, ये इस प्रकार से। तो आप इनको पढ़ लेना, है ना। थैंक यू बच्चों। आगे चलते हैं अगला टॉप, इसके अंदर आगे तीसरे नंबर पे मैं यहाँ पर जो है वो मेटेरियल नाउन को लूंगा। मैं यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा को लूंगा, मैं यहाँ पे कलेक्टिव नाउन को नहीं लूंगा, है ना। तो द्रव्यवाचक संज्ञा यह किसी पदार्थ या तत्व को इंगित करती है जिससे वस्तु बनी है। जैसे आपने देखा इसके अंदर कौन कौन से मेटेरियल का मतलब भी हम जिससे कोई वस्तु बनाए, जैसे मकान बनाया किससे? पत्थर से वस्तु मकान बनाना, है ना। जैसे गहने बनाए किससे बने? सोने से, है ना। पानी का इस्तेमाल हर चीज में होता है, लोहे से हम दरवाजे वगैरह बनाते हैं, यानी कि वो पदार्थ जिससे हम वस्तु बनाते हैं वो क्या कहलाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है ना। मेटीरियल हैज कम आउट ऑफ द वर्ड मैटर। मैटर शब्द जो मैटर से बना हुआ है। मैटर हैज 3 फॉर्म्स। मैटर के कितने रूप होते हैं बच्चों? 3 रूप होते हैं। ये आपके केमिस्ट्री वाले सर आरिफ जी ने आपको बताया भी होगा, या मेरे अन्य मित्रों ने, राकेशा जी ने आपको बताया होगा, है ना। तो मैटर हैज 3 फॉर्म्स, 3 रूप होते हैं मैटर के। पहला सॉलिड, ठोस, लिक्विड, जिसको हम क्या बोलते हैं? तरल। और तीसरा गैसीय रूप होता है ना। सो द नेम वी गिव टू एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इज मटेरियल नेम। कोई भी वस्तु जो इन तीनों फॉर्म के अंदर होती है उसको मटेरियल नेम के नाम से जानते हैं। तो आपके लिए ग्रुप ऑफ मटेरियल नाउन यहाँ पे दे दिया गया कि मेटल के अंदर क्या क्या आता है बच्चों। मेटल के अंदर आयरन आता है, गोल्ड आता है, प्लेटिनम आता है, प्रोडक्ट, मेजर इन बल्क, है ना। तो जैसे टी है, शुगर है, आप ये समझ रहे होंगे। इसके अलावा आगे मड, सैंड, ग्रेनाइट, ये किसके नाम है? ये हमारे जियोलॉजिकल बॉडीज के नेम है ना। इसका नेचुरल फिनोमेना में जैसे रेन है, ड्यू है, क्लाउड है, फ्रॉस्ट है, मिस्ट है, ये सब है। इसके अलावा क्लॉथ, शॉप, रबर, पेंट, ये जो मैन्युफैक्चर होते हैं आइटम्स, ये मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स के जो नेम है, ये सब क्या है? आप समझ लोगे कि ये सब क्या मटेरियल है, जिससे ये मटेरियल है ना बच्चों। ये क्या है? मटेरियल। ये मटेरियल है और ये उनसे बनाई जाने वाली चीजें हैं। तो ये वस्तुओं के नाम हो गए जो इससे बनती है ना। और ये वो पदार्थ हो गया जिससे वस्तु बनाई जाती है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन बोलेंगे बच्चों। बच्चों आपके लिए एक छोटी सी मैंने यहाँ पे एक पिक्चर और पेस्ट की है। टूथपेस्ट, ज्वेलरी, मनी, रेन, ग्लास, व्हीट, गोल्ड, है ना, कोयल, इन सबको आप ही खुद आइडेंटिफाई करें कि ये क्या है, कौन से वर्ग के अंदर शामिल है। चलिए अगला है कलेक्टिव नाउन।
क्या है बच्चों अगला? कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब एक ऐसा शब्द जो एक न एक समूह होता है ना, उसको हम कलेक्टिव नेम बोलते हैं। द नेम वी गिव टू ए ग्रुप, एक ऐसा नाम जो हम ग्रुप को देते हैं। जैसे आप लोग सभी पढ़ रहे हैं, मेरी क्लास ले रहे हैं अभी, तो क्लास के अंदर 8, 10, 15, 20 बच्चे जितने भी क्लास ले रहे हैं, तो क्लास क्या है? एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो गया। तो कोई भी कलेक्शन या कोई भी ग्रुप होता है उसको हम कलेक्टिव नेम के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पे काफी सारे एग्जाम्पल आपके लिए दिए गए ग्रुप्स के। किस एग्जाम्पल दिए बच्चों? ग्रुप्स के एग्जाम्पल दिए गए आपके लिए, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स के एग्जाम्पल दिए गए। काफी मात्रा में एग्जाम्पल दिए मैंने आपको यहाँ आपके सुविधा के लिए पढ़ सको, जिससे आप जैसे when a group is formed to destroy or loot something by force it is called gang। यानी कि कहने का मतलब है गैंग जो शब्द है वो भी तो क्या है? ग्रुप भी तो है। किसका ग्रुप है? यानी कि उन लोगों का जो किसी चीज को लूटना या डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, उस ग्रुप को क्या कहता है? गैंग कहा जाता है। उसको हम रोबर्ट्स भी कह सकते हैं, उसको मंकीज भी कह सकते हैं, उसको हम पायरेट्स भी कह सकते हैं, समुद्री डाकू, है ना। और हैंगिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट अराउंड ए थ्रेड और मिडल कॉर्ड, ये कुछ चीजें जो क्या होती हैं धागे से बांधी जाती है और लटकाई जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं? बंच बोलते हैं, गुच्छा जिसको कहते हैं गुच्छा। तो इसके अंदर गुच्छे में क्या है? सभी का गुच्छा हो सकता है, अंगूर भी तो गुच्छे में लड़ते हैं भाई, है ना। और फ्लावर्स, फूलों की माला बनती है, फूलों के गुच्छे होते हैं। और आप देखते हैं कि कुछ जानवरों का जो ग्रुप है उसको हम हर्ड बोलते हैं, झुंड बोलते हैं। जानवरों के ग्रुप को क्या कहता है बच्चों? झुंड कहा जाता है। जैसे हर्ड ऑफ काउस, गायों के झुंड, है ना, गोट का झुंड, शिप का जो झुंड है उसको फ्लॉक कहा जाता है, और ऊंटों का झुंड, तो इसको सबको क्या कहता है? हर्ड कहा जाता है। ग्रुप ऑफ स्वार्म्स, यानी कि मधुमक्खियों के, ग्रास होपर्स के ग्रुप को स्वार्म्स कहा जाता है ना। और जो लाइफलेस जो थिंग्स होती हैं उन ग्रुप को क्या कहता है? हीप कहा जाता है। हीप के अंदर जैसे डेड बॉडीज है, स्टोन्स हैं, टाइल्स है, ब्रिक्स हैं, गार्बेज है, ये सब क्या होता है? ढेर ही तो होते हैं इनको। तो पूरे ग्रुप को क्या कहता है? ढेर कहा जाता है। बंडल, बीड़ी को बंडल और ऐसो, है ना। तो बंडल, स्टिक्स का बंडल, लकड़ियों का बंडल, सीनरीज का बंडल जिसको लपेट लेते हैं, है ना, तो ये बंडल कहा जाता है उनको। आर्मी, सोल्जर्स और कमांडोज का जो ग्रुप होता है उसको कहा जाता है ना। और कहता है कि क्राउड, जो डिसिप्लिन जो लोग होते हैं उनको हम क्राउड नहीं बोलते बच्चों। क्राउड कहा जाता है इनडिसिप्लिन लोगों को कहा जाता है, जो डिसिप्लिन में नहीं रहते, है ना। जो डिसिप्लिन लोग होते हैं उनको आर्मी कहा जाता है। इनडिसिप्लिन जो लोग होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्राउड बोलते हैं। एग्जाम्पल स्टूडेंट, एक क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स आउटसाइड ऑफ कॉलेज, जैसे अभी आपने साइन बाग वाला देखा था या जामिया मिसलिया में देखा था, तो पुलिस वाले भी थे, वहां पे कुछ स्टूडेंट्स भी थे जो 12 के नारेबाजी कर रहे थे, इनडिसिप्लिन थे, है ना। ग्रुप ऑफ वुमेन डिमांडिंग बैन ऑन लिकर, अब आप देखते हैं शराब अचानक गवर्नमेंट ने खोल दी, तो कई जगह पे महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? क्राउड कहा जाता है, जो विरोध करने के लिए एक साथ आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से, जैसे शाहीन-बाग में बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे। और एक जो अनकंट्रोल और विनाश करने वाले लोगों के दल को क्या कहता है? मोब कहा जाता है। आजकल आप काफी सुने मोब लिंचिंग चली हुई, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और किसी न किसी आदमी को मार देते हैं, वो मोब लिंचिंग कहलाता है। आगे ग्रुप ऑफ आंट्स, जो चींटियां जो रहती हैं कॉलोनी, उसको कॉलोनी कहा जाता है। ग्रुप ऑफ लॉयंस, उसको प्राइड कहा जाता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को पैक कहा जाता है। ग्रुप ऑफ पपीज, किटन को लिटर कहा जाता है। ग्रुप ऑफ लेडीज को बेबी कहा जाता है ना। बेबी याद रहे, क्या कहा जाता है बच्चों? बेबी। ग्रुप ऑफ लेडीज को क्या कहता है? बेबीज कहा जाता है। ग्रुप ऑफ मंकीज को ट्रुप कहा जाता है, लेकिन जाना पीसफुली जो बैठे हो, और जो शरारती तत्व होते हैं उनको गैंग कहा जाता है। ग्रुप ऑफ जिराफ्स को टावर कहा जाता है। ग्रुप ऑफ लविंग पर्सन, जो प्यार से रहते हैं, हम उसको परिवार कहते हैं। और जो लोग स्ट्रगल करते हैं, लक्ष्य प्राप्त करने में लगे रहते हैं, उसको टीम कहा जाता है। और मतलब जैसे मैच जीतने के लिए पूरी टीम प्रयास करती है ना, तो स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको। ग्रुप ऑफ डिसिप्लिन पीपल जो होते हैं उनको, जो पूजा पाठ वगैरह करते हैं, उसको कांग्रेशन कहा जाता है। ये मैंने आपको यहाँ पे कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जांपल विद फोटो दे दिए हैं, आप इसको ध्यान से देख लो बच्चों, है ना। एक ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट की फोटो बनी है, प्लेस ऑफ ज्वेलरी की बनी है, पाइल ऑफ मनी की बनी हुई है,
है ना। ड्रॉप ऑफ रेन की बनी हुई जिसको ड्यू बोलते हैं, है ना। बंच ऑफ लीकीज जिसको बंच बोलते हैं ना। ये सब आपको फोटो के माध्यम से मेरा सिखाने का प्रयास था। ये बॉल ऑफ वूल, है ना। वूल का जो गोला होता है उसको क्या बोलते हैं, बॉल बोलते हैं, है ना। भेड़ों का झुंड है उसको फ्लीट, शिप का जो झुंड है उसको फ्लीट बोलते हैं, है ना। व्हीकल्स को भी फ्लीट कहा जाता है ना। गैसोलीन को गैलन कहा जाता है ना। शूज का जो जोड़ा होता है उसको पेयर कहा जाता है। बुक्स जहाँ रखे उसको लाइब्रेरी कहा जाता है। पेड़ों को ग्रोव बोलते हैं, है ना। फिल्म जो होती है उसको रोल कहा जाता है। पेपर जो होता है उसको क्या कहते हैं, पीस बोलते हैं। और टूल्स को हम सेट बोलते हैं, है ना। फोटोग्राफ्स को हम एल्बम बोलते हैं। तो ये ग्रुप्स के नेम है विद फोटो, आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों। अगला आता है बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत से संज्ञा, यह किसी विशेष गुण, अवस्था, स्थिति, कार्य, भाव आदि को इंगित करता है। विशेषता, जो विशेषता हमारी बताई जाए, गुडनेस है, इविल है, स्मार्टनेस है, ये विशेषता है। अवस्था जैसे बचपना है, जैसे किशोरावस्था है, जैसे वयस्क अवस्था है, यूथ है ना। प्रौढ़ावस्था है, युवावस्था है, ये सब अवस्थाएं होती हैं। और कार्य जैसे लाफ्टर है, मूवमेंट है, फ्लाइट है, मर्डर है, ये सब क्या होते हैं, कार्य होते हैं। तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन तीन चीजों से मिलकर बनेगा, विशेषताओं से, अवस्था से और कार्यों से मिलकर जो बनता है नाउन, नेम जो बनता है उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी बहुवचन संज्ञा कहा जाता है। दीज नेम आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइटल आर्ट ऑफ लैंग्वेज। ये जो नाम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक कहते हैं भाषा की क्या है, एक बहुत बड़ी क्या है, कला है। वी नो दैट दिस वर्ल्ड इज मेड अप टू थिंग्स। हम सबसे जानते हैं कि आपको स्टार्टिंग में जब मैं बता रहा था विजिबल और इनविजिबल नाउन के बारे में, तो वहां पे मैंने बताया था कि जो नाउन है, नाउन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक भाग को हम कॉन्क्रीट बोलते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो इस दुनिया में जितनी भी चीजें उनको दो नामों में रखा जाता है। कॉन्क्रीट इज दैट विच वी सी एंड टच। कॉन्क्रीट वो होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, जो किसी भी स्थान पर रखी जाती है ना। और एब्स्ट्रैक्ट जिसको हम केवल रियलाइज या महसूस ही कर सकते हैं, जैसे लव, ब्यूटी, ऑनेस्टी, पेन, सोरो, हैप्पीनेस, इटीसी। आप समझ होंगे। तो आप ये बात अच्छे से समझ लें बच्चों, बहुत ही बढ़िया तरीके से, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल हम क्या कर सकते हैं, फेल्ट, केवल महसूस कर सकते हैं। कॉन्क्रीट जिसको हम टच कर सकते हैं। तो मेरी बात ये क्लियर हो गई ना, कि जिसको हम टच कर सकते हैं वो ही जो है कॉन्क्रीट है। तो यानी कि जो आपके गोल्ड, सिल्वर, क्ले, वुड जो थे, जिसको आपने क्या मेटेरियल नाउन बोला था, तो मेटेरियल नाउन का समझ में आ गया होगा। मेटेरियल नाउन को हम कॉन्क्रीट में शामिल करेंगे क्योंकि हम इसको टच कर सकते हैं। ये स्पेस भी लेता है हमारी अर्थ का, है ना। तो ये मैंने आपको समझा दिया। लेकिन आप बच्चों, आप अच्छे जानते हैं कि मेरी एक आदत है बहुत ही गंदी, क्या, कि मैं बिना एक्सरसाइज के आगे नहीं पढ़ता। मैं हमेशा एक्सरसाइज जरूर करवाता हूँ, है ना। क्योंकि जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करें तो समझ में क्या आएगा कौन सा नाउन है। तो ये एक्सरसाइज है कि आप पहचाने अंडरलाइन शब्द को कि ये कौन सा नाउन है। और शायद यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पड़ता है। ये पहला सेंटेंस है, वॉच, योर वॉच इज मेड ऑफ गोल्ड। आपकी जो घड़ी है वो सोने की बनी है। मैंने आपको यहाँ सोना जो शब्द है ना, इसको मैंने क्या कर दिया बच्चों आपके लिए, इसको आपके लिए बड़े अच्छे से मैंने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, रेड कलर में कर दिया। तो गोल्ड बताइए क्या है, गोल्ड आप अच्छे समझ रहे होंगे। गोल्ड को हम टच भी कर सकते हैं, गोल्ड को हम उठा भी सकते हैं, गले में भी पहन सकते हैं। तो इसका मतलब टच है, मटेरियल हो गया ये, है ना। इसको मटेरियल नाउन में काउंट करेंगे। मटेरियल नाउन कॉन्क्रीट नाउन का एक पार्ट हो गया। व्हाट इज नेसेसरी फॉर मी, पानी मेरे लिए क्या बहुत उपयोगी है, हम इसको क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे, यानी कि भाववाचक संज्ञा है। मी शब्द जो है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा मुझे। अगला, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी, ईमान, ईमान से क्या बने, ईमानदारी। ये क्या हो गया, भाव, ये भाव होता है, इसको टच तो नहीं कर सकते। तो ये क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है, भाववाचक कहलाता है। गिव मी पेन, पेन कॉन्क्रीट है, तो इसका मतलब ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि पेन क्या है, एक वस्तु का नाम है जिसको हम टच कर सकते हैं। जॉन, ये एक विशेष व्यक्ति का नाम हो गया। पेन तो कई प्रकार से अलग अलग नाम के हो सकते हैं, इसलिए वो कॉमन था। जॉन एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। काउज, काउज जो है वो एक कैटेगरी हो गई जो डोमेस्टिक एनिमल है, इसलिए उसको कॉमन बोलेंगे। किसी गाय का नाम दे दिया होता तो बात अलग थी। तुलसीदास एक कवि का नाम है व्यक्ति का। क्राउड
आपको पता अभी बताया था आपको मैंने, क्राउड को भीड़ को कहा जाता है, तो ये कॉमन नाउन ही होगा, है ना। वी शुड ऑलवेज स्पीक टू, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्य भी एक भावना है जिसको हम क्या करते हैं, महसूस ही करते हैं बच्चों, है ना, जिसको हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। राधा इस स्वीट सॉन्ग, सॉन्ग क्या है, कॉमन नाउन है। अशोका वाज ग्रेट किंग, किंग क्या है, कॉमन नाउन है। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ स्वास्थ्य है, ये भी एक भाव है ना। स्वास्थ्य को हम टेस्ट तो नहीं कर सकते, महसूस ही कर सकते हैं, अच्छा है, बुरा है, बीमार है, सही है, तंदुरुस्त है। तो धन्यवाद बच्चों, आज का मेरा जो नाउन टॉपिक था, नाउन और नाउन का क्लासिफिकेशन, क्लेरिफिकेशन आपको दे दिया गया। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने मुझे इतनी देर सुना। मैं जरूर चाहूंगा कि आप कृपया कर वीडियोस को पूरा देखें। धन्यवाद, थैंक यू।